14 जनवरी 1983 अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने इंडिया पर एक गुप्त इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट पब्लिश किया। इसमें CIA ने हमारे बारे में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल खबर लिखी थी। अगर कल को इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है तो उनके कांग्रेस पार्टी में एक इमरजेंसी आ जाएगी, क्योंकि पार्टी में ऐसा कोई लीडर बचा ही नहीं है जो गांधी के बाद गद्दी को संभाल पाए। उनके बेटे राजीव गांधी, जिन्हें इंदिरा गांधी काफी सालों से ग्रूम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी अभी तक उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसी डॉक्यूमेंट को रिसेंटली ही CIA ने डिक्लासिफाई किया है, यानी कि पब्लिकली रिलीज किया है, और इसीलिए मैं ये खबर आपको उसी डॉक्यूमेंट से सुना रहा हूं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ोगे ना, तो आपको समझेगा कि 1980s में CIA भारत के हर एक कमजोरी पर, खास करके भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर चील की तरह नजरें गड़ाई हुई थी। हिंदुस्तान में अराजकता यानी कि सिविल डिसऑर्डर कैसे फैलाया जा सकता है, हमारा मिलिट्री बजट कितना है, हम किस देश से किस किस प्रकार के हथियार खरीद रहे हैं, हम कितने जल्दी एक न्यूक्लियर वेपन वाले देश बन सकते हैं, और फाइनली इंदिरा गांधी की सरकार को आखिर गिराया कैसे जा सकता है। CIA को तो यह तक खबर थी कि कांग्रेस पार्टी का बंटवारा ही इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी दुखती नब्ज है, जिसका फायदा CIA उठा सकता है हिंदुस्तान में तख्ता पलट करवाने के लिए। लेकिन अपने से 13,000 किलोमीटर दूर भारत देश की प्रधानमंत्री पर US की इतनी क्यों रुचि है? कहीं CIA इंदिरा गांधी की हत्या की तैयारी तो नहीं कर रहा था? 1980s में CIA ने यह डॉक्यूमेंट रिलीज किया, और उसके कुछ ही सालों बाद 1984 में पंजाब के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। जरनैल सिंह भिंडरावाले, पंजाब के खालिस्तान आंदोलन के एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ने करीब 200 ट्रेन मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि सिक्खे स्वरूप को खत्म करने वाली बहुत हुकूमत हो गुजरी, इन्हें भी उसी तरह चली जाना। रॉ के चीफ RN काओ के हिसाब से इसी दौर में पाकिस्तान ने अपने 1000 हाईली ट्रेन्ड स्पेशल फोर्सेस कमांडोज SSG कमांडोज को पंजाब में डिप्लॉय कर दिया था, सिर्फ ताकि भिंडरावाले को अपने मकसद को अंजाम देने में कोई कसर ना बाकी रहे। SSG का मतलब आप सोचो, हमारे मार्कोस, गरुड़ और पैरा SF कमांडोज के बराबर के लेवल के, जो एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड होते हैं, वो कमांडोज। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हाइन जी केसलिंग, जो 10 साल पाकिस्तान में रह के ISI और CIA के क्लोज रह चुके थे, You know already I lived and worked in Pakistan for 13 years. उन्होंने अपनी किताब द ISI ऑफ पाकिस्तान में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि इन खालिस्तानी मिलिटेंट्स के पास ISI और CIA के सपोर्ट से ऐसे सोफिस्टिकेटेड LMGs, RPGs और तो और AK-47 असॉल्ट राइफल्स तक आ चुके थे, जो खुद हमारे इंडियन फोर्सेस के पास तक नहीं थे। भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल पर पूरी तरीके से अपना कब्जा करके वहां पर कंक्रीट बंकर्स और स्नाइपर नेस्ट बना रखे थे। 1 जून 1984 को इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इसके बावजूद जब BBC के एक रिपोर्टर ने भिंडरावाले से कुछ दिन पहले सवाल किया कि आप ये जो कर रहे हो, इसके लिए आप पर जल्दी इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, तब आप क्या करोगे? तो जानते हो उनका जवाब क्या था? तो मैं भिंडरावाले से कहा, मैंने जो कुछ आप कर रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि आपके सामने कोई एक्शन होगा। तो उन्होंने मुझे बड़े सादगी से कहा कि अरे क्या एक्शन होगा, तुम्हें मालूम नहीं है। उन्होंने छत से मुझे इशारा करके देखा कि देखो वो देखो सामने खेत है, 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे बॉर्डर है, और हम पीछे से निकल के आराम से बॉर्डर पार करके उधर चले जाएंगे, और वहाँ से फिर हम छापामार युद्ध करेंगे। BBC के रिपोर्टर खुद कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी हैरानी थी कि भिंडरावाले खुद एक रिपोर्टर से इतनी बेबाक बातें कर रहे थे, बिना डरे कि रिपोर्टर इस न्यूज को पब्लिश भी कर सकते हैं। बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने मुझे बताया, और मुझे ये हैरानी थी कि ये शख्स मुझे ये सब कुछ बता रहा है और ट्रस्ट कर रहा है। उसने मुझसे ये भी नहीं कहा कि तुम इस बात को छापोगे नहीं। तो जाहिर सी बात है, भिंडरावाले को किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स का हैवी सपोर्ट था, और यह सपोर्ट था पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का। लेकिन फिर आखिर CIA इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा था? US जैसे एक सुपर पावर की सबसे एलीट एजेंसी इंडिया और पाकिस्तान जैसे दो गरीब देशों की जंग में क्यों इतनी इंटरेस्टेड थी? ये बात समझने के लिए ना हमें कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करके 1971 के दौर में जाना होगा, जब इंडिया ने US को एक जंग में हरा के पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया था।
इस वीडियो के पहले पार्ट आईएसआई वर्सेस रॉ पार्ट 1 में हमने जाना कि आईएसआई की शुरुआत कैसे एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जनरल कॉथॉर्न ने की थी और शुरुआत के कई सालों तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी M15 और M16 ने आईएसआई को हेवी फंड्स दी, उन्हें ट्रेन करके रॉ के खिलाफ खड़ा किया। रॉ ऑन दी अदर हैंड आईएसआई के जन्म के 20 सालों बाद पैदा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हमने आईएसआई के कई ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशन गिब्राल्टार, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज और ऑपरेशन सर्चलाइट को काउंटर किया। उल्टा रॉ ने बांग्लादेशी फोर्सेस से बनी मुक्ति, मुजीब और कादिर बहिनी को ट्रेन करके ईस्ट पाकिस्तान पर एक 3 फ्रंट अटैक लॉन्च कर दिया था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कर दिया और आईएसआई के हर एक प्लान को कांटे की टक्कर दी। अब इस जंग से एक तरफ हम जीत तो गए, लेकिन दूसरी तरफ हमने एक दुश्मन पाल लिया था, CIA। एक्चुअली में 1971 का वॉर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि असली जंग तो USA और USSR के बीच लड़ी जा रही थी, द इनफेमस कोल्ड वॉर, जिसमें जाहिर है US का अंधा सपोर्ट था पाकिस्तान को। इसीलिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 11 दिसंबर 1971 के दिन US ने अपनी नेवी की 7th फ्लीट के साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉरशिप 75,000 टन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज को पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन के लिए डिप्लॉय कर दिया था। US का सिर्फ एक ही मकसद था, इंडिया को अपनी मिलिट्री माइट दिखाकर डराना, धमकाना, ताकि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान से अपने फोर्सेस को रिट्रैक्ट करवा ले। लेकिन इस बार हमें इस जंग में US के इन्वॉल्वमेंट की भनक पहले से ही लग चुकी थी और इसीलिए इसके बस 2 दिन पहले 9 अगस्त 1971 के दिन इंडिया ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली USSR के साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर लिया था, जिससे अब हमारे पास भी सोवियत का स्ट्रॉन्ग बैकिंग था। जैसे US के वॉर वेसल्स इंडियन ओशन रीजन में पहुंचे, USSR ने भी अपने मिसाइल क्रूजर्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और तो और एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तक डिप्लॉय कर दिया US के स्वागत में। अब इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। पाकिस्तान US बैक्ड होने के बावजूद भी उनके पास इंडिया के सामने हार मान के सरेंडर करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा। बट पाकिस्तान के अलावा US के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा हार था ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। इनफैक्ट हार से भी ज्यादा 1971 वॉर US के लिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बन गया था और इसीलिए नाउ दिस वॉर हैड बिकम पर्सनल फॉर USA। इसी वजह से बांग्लादेश लिबरेशन के बाद जंग के मैदान में ISI अकेले नहीं खड़ा था, बल्कि इस बार ISI के पीछे खड़ा था CIA भी। दोनों का भी मकसद सिर्फ एक था, एलिमिनेशन ऑफ रॉ। और इंडिया पर पहला वार करने के लिए ISI ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश को अपना निशाना बनाया। देखो, किसी भी जंग में ना जीत सिर्फ ऑपोजिशन की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके ही नहीं, बल्कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना के भी की जाती है। और इस बार इंडिया के केस में ISI और CIA ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने सबसे पहले इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश थे ना, उन सब में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भरकर चारों तरफ से इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश की। ये इतना स्ट्रेटेजिक मूव था कि आप सोचोगे नहीं, जिस बांग्लादेश पर हजारों लाखों की तादाद में रेप्स, मर्डर्स, मास जेनोसाइड हो रहा था, जिस देश को बस कुछ ही साल पहले इंडिया ने आजाद करवाया था, वही बांग्लादेश अब अपने ही रक्षक हिंदुस्तान का जानी दुश्मन बनता जा रहा था। 15 अगस्त 1975 सुबह 3 से 5 बजे के बीच बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर और फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान के घर में कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने घुसकर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। शेख मुजीब की उनके घर के सीढ़ियों में ही हत्या कर दी गई और उनके साथ उनकी बीवी, उनका भाई, उनके 3 बेटे और भी कई रिश्तेदारों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया। इस पूरे हादसे में कम से कम 40 लोग घायल हुए, लेकिन हाँ, फॉर्चुनेटली शेख मुजीब की 2 बेटियां इससे बच गई, शेख हसीना और शेख रेहाना, जो उस दौरान अपनी एजुकेशन के लिए अब्रॉड में सेटल्ड थी। Only 15 days ago, my sister and myself, we left the country. 15th August in the morning, we heard this news. My father was assassinated, but we didn't know that all the family members were. इस मिलिट्री कू के बाद ISI ने जनरल जियाउर रहमान को बांग्लादेश का नया प्रेसिडेंट बना दिया, जो जाहिर है कंप्लीटली एंटी इंडिया था। उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से शेख मुजीब के सेक्युलरिस्ट वैल्यूज को हटा के बांग्लादेश को एक प्योर इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि जब वहां मुसलमानों की आबादी 90% से ज्यादा हो गई है, तो फिर बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष रहने की क्या आवश्यकता है।
और इनके ही कार्यकाल में बांग्लादेश हिंदुस्तान से दूर जाते हुए इस्लामिक देशों से नजदीकियां बढ़ाने लगा। कहने का मतलब यह है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एलाई बांग्लादेश, जिसे खुद इंडिया ने ही जन्म दिया था, लेकिन अब वो इंडिया का दोस्त नहीं रहा। इसके 4 साल बाद आईएसआई और सीआईए ने इंडिया पर दूसरा हमला किया। अफगानिस्तान उन कुछ चुनिंदा इस्लामिक देशों में से था जिसके शुरुआत से ही इंडिया के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे। एक तो दोनों देशों के बीच हिस्टोरिकली ही ट्रेड टाइज स्ट्रांग थे, ऊपर से इंडिया वो इकलौती साउथ एशियन कंट्री थी जो सोवियत अफगान वॉर के बाद यूएसएसआर बैक्ड मोहम्मद नजीबुल्लाह की रॉयल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करती थी। दोनों देशों के बीच 1950 से ही एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हो रखी थी, जिस वजह से इंडिया और अफगानिस्तान वर लाइक क्लोज एलाइज। और इसी दोस्ती को सीआईए बैक्ड आईएसआई किसी भी हालत में तोड़ना चाहता था। सीआईए ने लॉन्च कर दिया अपना अब तक का लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कोवर्ट ऑपरेशन साइक्लोन, जो पूरे 13 सालों तक चला। इन 13 सालों में सीआईए ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को $3 बिलियन का फंडिंग दिया, उन्हें FIM-92 जैसे हाईली एडवांस सरफेस टू एयर स्टिंगर मिसाइल्स दिए और सेबोटाज ऑपरेशंस और गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जैसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी। इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही सालों में नाजिबुल्लाह गवर्नमेंट वीक पड़ गई और फिर पावर में आई अफगानिस्तान की नई आईएसआई बैक्ड एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट तालिबान, जिन्होंने पहली बार एस्टैब्लिश किया द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और इसीलिए आईएसआई और सीआईए के स्ट्रेटेजिक मूव से यह गवर्नमेंट हेवीली इन्फ्लुएंस थी वहाबी और देवबंदी जैसे इस्लामिक आइडियोलॉजीज के रेडिकल इंटरप्रिटेशन से, और इसीलिए इन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर शरिया कानून लागू कर दिया। और अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि इतनी अल्ट्रा कंजर्वेटिव मिलिटेंट गवर्नमेंट का इंडिया के प्रति क्या ही स्टैंड होगा। और इसीलिए आईएसआई और सीआईए के स्ट्रेटेजिक मूव से इंडिया ने अपना इकलौता इस्लामिक एलाई अफगानिस्तान भी खो दिया था। उल्टा आगे तो चल के अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके आईएसआई ने द इनफेमस IC-814 प्लेन की हाईजैकिंग भी करवाई थी और फ्लाइट को बड़े ही कॉन्फिडेंस में अफगानिस्तान के जमीन पर उतारा और तालिबान ने भी इसमें उनकी मदद की। आईएसआई ने फिर श्रीलंका, म्यांमार और भूटान जैसे देशों के रिबेल्स को भी फंड किया और उन्हें ट्रेन करके उन्हें नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसीज में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उन रीजन्स में भी इंडिया मिलिटरीली ऑक्यूपाइड हो गया। अब जब आईएसआई इंडिया के नेबरिंग देशों में इतनी तबाही मचा सकता है, सीआईए के मदद से वो सरकारें गिरा सकता है, तो क्या यही आईएसआई अपने सबसे कीमती कोहिनूर हीरे कश्मीर की घाटी को छोड़ेगा क्या, जिसके लिए ही तो ये पूरी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। और इस बार तो कश्मीर को जीतने के लिए आईएसआई के पास सिर्फ ब्रिटेन का ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी सपोर्ट था, और दुगना सपोर्ट मतलब दुगनी फंडिंग। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है कि सीआईए ने आईएसआई को $8 बिलियन की हेफ्टी फंडिंग दी थी, जिसको पाकिस्तानी पीएम परवेज मुशर्रफ ने भी ओपन मीडिया में छाती ठोक कर एडमिट किया है कि हाँ, उन्होंने इस यूएस एड्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट उसी दौर में जब इंडिया को ग्लोबली आइसोलेट किया जा रहा था, तब सीआईए आईएसआई के साथ इस लेवल पर इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया था कि दिल्ली के यूएस एम्बेसी के बाहर इंडियंस ने एंटी सीआईए प्रोटेस्ट तक लॉन्च कर दिए थे। मतलब शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि एक देश की जनता दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट लॉन्च कर रही हो। उस वक्त पंजाब के सीएम, ओडिशा के सीएम और खुद कश्मीर के सीएम सब ओपन मीडिया के सामने एक ही बात क्लेम कर रहे थे कि उनके पास डेफिनेट इंटेल है कि सीआईए उनके राज्यों में नक्सलवाद और आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है उनकी सरकारें गिराने के लिए। सो इस बार सीआईए के सपोर्ट, फंडिंग और इंटेल के साथ आईएसआई ने दोबारा से इंडिया पर लॉन्च कर दिया अपना मिशन ऑपरेशन K2। इस मिशन का मकसद, भारत ने हमसे हमारा एक राज्य ईस्ट पाकिस्तान छीना है, तो हम उसके बदले में भारत से उसके 2 राज्य छीन लेंगे, कश्मीर और पंजाब। इस वीडियो के पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का 1965 का ऑपरेशन गिब्राल्टार फेल ही इसीलिए हुआ था क्योंकि पीओके से अंदर घुस रहे इन्फिल्ट्रेटर्स को इंडियन आर्मी ने और कश्मीरी लोकल्स ने पकड़ लिया था। लेकिन इस बार आईएसआई वही गलती नहीं दोहराना चाहता था और इसीलिए स्पेशली कश्मीर के लिए उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन टुपाक।
कश्मीर घाटी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 19 जनवरी की रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें से कुछ मिलिटेंट्स ने कई कश्मीरी पंडितों के घरों को आग लगा दी। इस मिशन के तहत आईएसआई ने कश्मीर में लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अल्लाह टाइगर्स जैसे डजन भर से भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया। पर 1980s में इन सभी में से सबसे फोरफ्रंट पर था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऑल्सो नोन एज JKLF, जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ अमानुल्लाह खान को आईएसआई के टॉप ऑफिसर्स ने पर्सनली हैंड सिलेक्ट करके रिक्रूट किया था। इमेजिन, JKLF के साथ इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करके आईएसआई का प्लान था कि वो कश्मीरी यूथ को ब्रेन वॉश करके उन्हें इन टेररिस्ट ग्रुप्स में रिक्रूट कर लेंगे और फिर इन्हीं के जरिए पूरे कश्मीर घाटी में टेररिज्म को फैलाएंगे, उसे अनस्टेबल बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, आईएसआई का ये ऑपरेशन टुपाक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा। क्या आप जानते हो अब तक कश्मीर में 70,000 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं? 70,000 टेररिस्ट अटैक्स। 1980 से लेकर 1990s तक इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कश्मीर में प्रॉपर शरिया कानून तक लागू कर दिया था। इसके बाद बारी थी ऑपरेशन टुपाक के फेज नंबर 2 को लॉन्च करने की, द कश्मीरी पंडित मैसेकर। हजारों पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। कश्मीर के बच्चा बच्चा कहेगा आजादी आजादी। 14 अप्रैल 1990 ये वो दिन था जिसकी मोहलत वहां के पंडितों को दी गई कश्मीर छोड़कर भाग जाने के लिए। पूरे श्रीनगर में हिट लिस्ट लग गई है। लिखा है कि 1 महीने में कश्मीर से चले जाओ वरना गोली मार देंगे। लेकिन जो नहीं भाग पाए उनके साथ क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जेनोसाइड की खबरें आने लगी। करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ के वहां से भाग गए। हजारों की तादादों में कश्मीरी औरतों का रेप हुआ, लोगों को मारा गया, बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं बख्शा गया। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हिंदुस्तान के इतिहास में लगा एक बहुत बड़ा दाग है जिसे हम आज तक भुला नहीं पाए हैं। और ये सब के पीछे आईएसआई का ऑपरेशन टुपाक ही था। अब ऑपरेशन टुपाक के अलावा ऑपरेशन K2 का दूसरा फेज मिशन खालिस्तान को तो हमने ऑलरेडी कहानी की शुरुआत में डिस्कस कर दिया था। लेकिन अब अगर हम इंडिया से थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो हमारी स्थिति उस समय बद से बदतर हो गई थी। एक तरफ हम पर खालिस्तान और जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकवाद का खतरा था, तो दूसरी तरफ इंडिया के सारे फॉरेन एलाइज एंटी इंडिया बनते जा रहे थे। आईएसआई और CIA ने मिलकर लिटरली इंडिया को एक रिंग ऑफ फायर में घेर लिया था। इंडिया को बाजी पलटने की बिल्कुल जरूरत थी, बट इंडिया अगर चाहता तो भी ये कैसे कर पाता? वेल, पिक्चर में एंट्री होनी बाकी थी आज के हमारे इस वीडियो के मेन हीरो की। इस पूरे दौर में जब जब आईएसआई या CIA कोई भी एंटी इंडिया ऑपरेशन प्लान भी कर रहा होता था, रॉ को उस बात का इंटेल ऑलरेडी मिल चुका होता और इसीलिए उनके हर एक वार पर रॉ का भी एक पलटवार तैयार होता। स्पेशली पाकिस्तान के केस में तो रॉ ने आईएसआई के प्यादों से लड़ने के बजाय सीधे उसके राजा को ही चेकमेट कर दिया। यस, assassination of Zia-ul-Haq, the mastermind of ISI's Operation Tupac। और इसके पीछे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। 1988 में खबर आई कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया-उल-हक और उनके साथ US एम्बेसडर टू पाकिस्तान आर्नोल्ड ल्यूइस राफेल की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लेकिन ये खबर सही थी, मगर ये सिर्फ आधी सच्चाई थी, क्योंकि इसके कई सालों बाद टर्किश न्यूज को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जिया के बेटे एजाजुल हक ने खुद ये रिवील किया कि रॉ ने मुसाद के साथ मिलकर एक पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर को हायर किया था जिसने प्लेन में मौजूद कुछ मैंगो क्रेट्स में बॉम्ब को प्लांट कर दिया था। There was an Air Force officer who was arrested for espionage. He was working as a spy, espionage for Pakistan, against Pakistan. And he was in the Air Force. सिमिलर क्लेम US एम्बेसडर इन इंडिया जॉन डीन ने भी पब्लिकली किया था कि जिया की डेथ कोई प्लेन एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक प्लान्ड असैसिनेशन था जिसको रॉ ने KGB और मोसाद के साथ मिलकर प्लान किया था। और भूलो मत, इस हादसे में US एम्बेसडर टू पाकिस्तान की भी मौत हुई थी, जो ISI के साथ CIA के लिए भी एक मुंह तोड़ जवाब था। सो एक तरफ जहां ISI पंजाब और कश्मीर में ही उलझी हुई थी, रॉ ने इस पूरे मिशन के ब्रेन चाइल्ड जिया-उल-हक पर ही अपना निशाना साध दिया। रॉ ने अपना अगला हमला किया एक ऐसे राज्य पर
जो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा है, बलोचिस्तान। जैसे आईएसआई ने बराबर इंडिया की दुखती नब्ज पंजाब को पकड़कर वहां पर सेपरेटिज्म को भड़काया, ठीक वैसे ही रॉ ने भी पाकिस्तान के बलोची रिबेल्स यानी बलोच लिबरेशन आर्मी BLA को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। रॉ ने बलोची रिबेल्स को हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग कैंप्स खोल के दिए और हर मेंबर को $US में सैलरीज देकर आईएसआई के खिलाफ हायर कर लिया। अगेन रॉ की ये स्ट्रैटेजी भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रही। इनफैक्ट आज तक BLA ने पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा हुआ है। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. 2023 में अकेले BLA ने ही पाकिस्तान में 162 अटैक्स किए हैं, जस्ट आस्किंग फॉर अ सेपरेट नेशन फ्रॉम पाकिस्तान। इसके अलावा रॉ की सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रैटेजी थी आईएसआई के इस रिंग ऑफ फायर को रॉ ने कुछ ही सालों में एक नेकलेस ऑफ फ्रेंडशिप में बदल दिया। सबसे पहले तो रॉ ने अफगानिस्तान के तालिबान से लड़ने के लिए सीधा उनकी जमीन ही छीन ली। देखो रॉ ने ना काफी पहले से ही अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले 3 अफगानी मिलिटेंट्स अहमद शाह मसूद, अब्दुल जलील और मिर्जा मुराद रुस्तम को रिक्रूट कर लिया था। फिर जब तालिबान ने कांदाहार के IC-814 हाईजैकिंग के वक्त आईएसआई की मदद की थी, तो इसके रिटेलिएशन में अगले ही साल यानी कि साल 2000 में रॉ ने मसूद की फोर्सेस को मदद करके तालिबान कंट्रोल्ड इन सारे प्रोविंसेस को कैप्चर कर लिया। बस इस एक इंसिडेंट के बाद तालिबानी सरकार का स्टैंस कंप्लीटली चेंज हो गया। 2001 में ही तालिबान ने ओपनली ये स्टेटमेंट दिया कि उसको कश्मीर मैटर में पढ़ना ही नहीं है ना, वो इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, उसे तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं। और आज यही तालिबान के हमारे साथ कैसे रिश्ते हैं और पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाईजान, भाई। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। फिर बारी थी नेपाल की। याद है नेपाल के राजा महेंद्र ने उनकी जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने दी थी, और इस बात के लिए तो रॉ ने नेपाल के राजा को ही बदल दिया। रॉ ने तख्ता पलट करवा के वहां पर नेपाली कांग्रेस की सरकार को पावर में ला दिया। अब 1996 में रॉ ने बांग्लादेश के अंदर भी एक बढ़िया गेम खेला। रॉ शेख हसीना की प्रो इंडिया गवर्नमेंट अंदर लेके आ गई। I feel it's people's victory. People fought for their voting right. म्यांमार के रिबेल्स को काबू करने के लिए रॉ ने ऑपरेशन लीच लॉन्च करके सीधे मिलिटेंट्स के लीडर को ही पकड़ लिया। ऐसे ही जिन जिन देशों में CIA और ISI ने मिलकर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स या एंटी इंडिया गवर्नमेंट लाने की कोशिश की थी, रॉ ने उन कू अटेम्प्ट्स को फेल करके उन सारे देशों में प्रो इंडिया गवर्नमेंट स्थापित कर दिया। मॉरिशस में ऑपरेशन लाल डोरा करवा के PM अनिरुद्ध जगनॉथ को प्लेस कर दिया गया। मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस से रॉ ने मोहम्मद गयूम की सरकार बचाई। शेचिलीज में ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग करके रॉ ने एल्बर्ट रेनी के खिलाफ हुए कू अटेम्प्ट को रोक दिया। और सीले रॉ के इन सारे ऑपरेशंस के बाद अब इंडिया को जूम आउट करने पर मैप कुछ ऐसा दिखने लग गया था। अच्छा, पूरे देश में ना बढ़ते खालिस्तानी और कश्मीरी आतंकवाद को काबू में लाने के लिए रॉ ने काफी यूनिक दाव खेला। रॉ ने 2 टीमें बनाई और उन्हें पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय कर दिया, टीम X और टीम J। ये टीम्स ISI के हर अटैक को ईंट का जवाब पत्थर से देने लग गए और काइंड ऑफ इन अ वे पाकिस्तान के हाथ को कसने लग गए। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो रॉ ने लिटरली ISI को रुला दिया था। लिटरली ISI चीफ हमीद गुल ने जॉर्डेनियन किंग हसन बिन तलाल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज आप इंडिया को समझाओ कि इसके आगे हम भारत पर एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं करेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेंगे, बस आप पाकिस्तान में हो रहे अटैक्स को किसी भी तरीके से रुकवा दो। लेकिन इन सारे ऑपरेशंस में से रॉ की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी ना, वो थी ISI और उसके दूसरे बिगेस्ट सपोर्टर के बीच ही दरार ला देना। ISI वर्सेस रॉ से ISI वर्सेस CIA करवा देना। यस, ये एक्चुअली में पूरी कहानी का एक बहुत ही अहम पड़ाव था, जिसके बाद वही CIA जो अंधाधुंध ISI को फंडिंग, ट्रेनिंग्स, यहां तक कि इंटेल प्रोवाइड कर रही थी, उसी CIA ने पाकिस्तान को ग्लोबली FATF में ब्लैकलिस्ट करवा दिया एज अ टेररिस्ट नेशन। 11 सितंबर 2001 6:16 रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ने हाईजैक प्लेन्स को US के ट्विन टावर्स, पेंटागन और पेनिसिल्वेनिया फील्ड में क्रैश करवा दिया। करीब 3000 मासूम अमेरिकन मारे गए और इस पूरे अटैक के पीछे था एक शख्स,
ओसामा बिन लादेन, फाउंडर ऑफ अल-कायदा। तो जाहिर है यूएस ओसामा को किसी भी हालत में ढूंढने के लिए बेताब थी, लेकिन आईएसआई ने ओसामा को अपने ही देश में छुपा के रखा हुआ था। अब इसी दौरान इलियास कश्मीरी नाम का एक टेररिस्ट था जो ओसामा से काफी क्लोज था, और वो एबटाबाद पाकिस्तान में जाके उससे अक्सर मिलते भी रहता था, और ये टिप रॉ के हाथ लग चुकी थी। रॉ ने फिर चुपचाप ये इंटेल यूएस को दे दिया, और उसके बाद की कहानी तो हम सभी जानते हैं। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. लेकिन हाँ, इसके बाद CIA और ISI के रिश्ते वापस से कभी भी उतने गहरे नहीं हो पाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं CIA भी ये समझ चुकी थी they can't keep snakes in their backyard and expect them to only bite their neighbors. We will give the Pakistani government a chance to cooperate and to participate as we hunt down those people who committed this unbelievable, despicable act on America. ये ISI और उसके हजारों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अब धीरे धीरे यूएस के गले का वो फंदा बनते जा रहे थे। सो इसी हादसे के बाद यूएस का पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होते चला गया। लेकिन अगर ISI वर्सेस रॉ की हम बात करें तो यार ये जंग अब तक जारी है, और मेरे हिसाब से तो ये तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा और उसके कश्मीर को पाने की ये नाकाम कोशिशें भी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालत कैसे हो गए हैं आज। सो ऐसे में अब आप ही मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में कि आपके हिसाब से पाकिस्तान को इस जंग के मैदान में अभी भी टिके रहना चाहिए क्या? क्या पाकिस्तान को वो जितनी फंडिंग अपनी ISI और अपने मिलिट्री को दे रहा है उतनी फंडिंग अपने देश के डेवलपमेंट में नहीं लगाना चाहिए क्या? इस 2 एपिसोड की सीरीज को बनाने में काफी मेहनत लगी है। तो अगर आपको ऐसे डिटेल्ड इन डेप्थ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे कमेंट करके यू कैन लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। जाने से पहले लेट अस ऑल गिव अ ह्यूज सैल्यूट टू रॉ, जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट करने में, इंडिया को प्रोटेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।